स्वामी जी की कक्षा में बहुत मित्र पूछ रहे हैं कि जो शेयर मार्केट पिछले 1 महीने के अंदर लगातार गिर रहा है, कल भी गिरा है, परसों भी गिरा है और आज भी गिरा है, तो वास्तविकता में क्या ये शेयर मार्केट गिरता ही रहेगा? क्योंकि शेयर मार्केट के गिरने से जो छोटे निवेशक हैं उनके लाखों करोड़ों रुपए डूब गए हैं। और हमने देखा है कि पिछले 7-8 साल में जो यंग जनरेशन है, जो युवा बच्चे हैं, उन्होंने शेयर मार्केट पे बहुत ज़्यादा निवेश कर रखा है और डीमैट अकाउंट बहुत सारे खुले हैं और छोटे छोटे रकम से उन्होंने अपना पैसा शेयर मार्केट में लगाया है। हमने ये भी देखा है कि युवा पीढ़ी जो है उसने क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज़्यादा पैसा लगाया और क्रिप्टो करेंसी का जो हश्र हुआ, जबकि मैं अपनी क्लास में हमेशा ये बताता रहा बच्चों से कि क्रिप्टो करेंसी के फेर में न पड़ो। और क्रिप्टो करेंसी में क्योंकि कोई रेगुलेटर नहीं है, संशय की स्थिति है और आप कोई शिकायत, कोई रेगुलेटर नहीं है, जैसे शेयर मार्केट में कम से कम सेबी है जहां आप शिकायत कर सकते हो और इस प्रकार की एजेंसीज़ हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में क्या होगा, कौन शिकायत सुनेगा, कैसे पैसा डूबेगा, इसके बारे में आपके पास बहुत सारे विकल्प नहीं हैं। इसलिए मैंने हमेशा राय दी कि क्रिप्टो करेंसी में पैसा न लगाएं। खैर, आज जो विषय है कि ये शेयर मार्केट जो लगातार गिर रहा है और छोटे निवेशकों का लाखों करोड़ों रुपए डूब रहा है, ये शेयर मार्केट कब तक गिरता रहेगा और कब ये रुकावट रुकेगी? तो मुझे ऐसा लगता है एक बहुत बड़ी घटनाएं इस समय विश्व के पटल में हो रही हैं और भारतवर्ष में हो रही हैं, जो ये निर्णय लेंगी कि शेयर मार्केट गिरता ही रहेगा या उठने की संभावना भी है, सूचनाओं के आधार पर। और जो दुविधा बनी हुई है निवेशकों के दिमाग में और पूरे विश्व के निवेशक और भारतीय निवेशकों के दिमाग में, और जिसकी वजह से जो छोटे निवेशक हैं जो मार्केट में आ गए थे और अपना पैसा उन्होंने लगा दिया था, आज उनका पैसा खतरे में पड़ गया है। अब एक एक करके हम लोग तीनों बातों पे डिस्कशन कर लेते हैं। पहला जो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अमेरिकन बैंक्स में जो घटनाएं घटी हैं और जिस प्रकार से सिल्वर वैली बैंक और सिल्वर गेट बैंक में जो डेट ट्रैप में वो फंस गए हैं और जो पैसे के चक्र के कुचक्र में फंस गए हैं और जिस प्रकार के उनके शेयर प्राइसेज जो हैं करीब 50% टूटे हैं, उससे देश में एक दुविधा की स्थिति हो गई है और ये नहीं समझ पा रहे निवेशक कि भारत के और विदेश के परिप्रेक्ष्य में इसका कुप्रभाव क्या पड़ेगा। आपको याद होगा 2007-8 में जब सबप्राइम क्राइसिस हुई थी तो उसकी भी शुरुआत अमेरिका से हुई थी और जो सबप्राइम क्राइसिस में जो मॉर्गेज एसेट्स थे उनकी वजह से अमेरिकन बैंक्स को बहुत ज़्यादा दुविधा हुई थी। उन्होंने पैसा विड्रॉ किया था, इंटरनेशनल मार्केट से किया था और भारत के मार्केट में भी कुप्रभाव पड़ा था। जबकि उस समय 2007-8 में भारत के बैंक्स अप्रभावित रहे थे क्योंकि उस समय हमारे जो लिक्विडिटी पोजीशन थी बैंक्स की बहुत अच्छी थी और जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो था बहुत अच्छा था, इसलिए हमारे यहाँ सब प्राइम क्राइसिस नहीं हुई, जबकि सब प्राइम क्राइसिस का बहुत ज़्यादा कुप्रभाव पूरे विश्व में पड़ा था। तो आज के परिप्रेक्ष्य में जो ये सिल्वर गेट बैंक और जो ये आपका दूसरा बैंक है सिलिकॉन वैली बैंक, इस पे जो कैश क्रंच हुआ है और जिस प्रकार की दुविधा में और परेशानी में ये बैंक पड़े हैं, तो ये एक प्रश्न लाजमी है, ये सबके दिमाग में आना लगता है कि उचित है कि क्या वही घटना दोबारा तो नहीं घटित होने जा रही हैं और कहीं मार्केट फिर 40-50% तो नहीं गिर जाएगा। तो वैसे जो प्रेसिडेंट अमेरिका के हैं बाइडेन साहब, उन्होंने ये देश को संबोधित किया है और कहा है कि ऐसा कुछ नहीं घटित होने वाला है, अमेरिकन बैंकिंग सिस्टम सुदृढ़ है और कुप्रभाव नहीं पड़ेगा और वो कहते हैं कि वो तैयार हैं इस चीज़ को बेअसर करने के लिए। तो लेकिन 1-2 महीने में ये चीज़ जब क्रिस्टलाइज होंगी, क्योंकि भारत के बहुत सारे जो स्टार्टअप्स हैं और सिलिकॉन वैली में बहुत बड़े ऐसे भारत के युवा हैं जिन्होंने स्टार्टअप वहाँ लगा रखे हैं और उनका पैसा और उनका निवेश और सिलिकॉन वैली बैंक का निवेश उन कंपनियों में बहुत ज़्यादा था। तो इसका कुप्रभाव जो है वो केवल अमेरिकन बैंक्स को नहीं पड़ेगा बल्कि भारतीय निवेशक और भारतीय उद्यमी जिन्होंने स्टार्टअप शुरू किए थे सिल्वर वैली बैंक के साथ संबंध बनाकर
वो भी परेशानी में पड़ सकते हैं। इसलिए इसका प्रभाव भारत पे भी पड़ने की संभावना है। तो कुछ समय रुकना होगा, 2-3 महीने हमें देखना होगा कि ये कैसे घटनाएं आगे बढ़ती हैं और किस प्रकार की स्थिति बनती है, जिससे पता चले कि इसका कितना प्रभाव शेयर मार्केट, इंटरनेशनल शेयर मार्केट पे और भारत के शेयर मार्केट पे पड़ेगा। क्योंकि पिछले 10-15 दिन में न केवल भारत के शेयर मार्केट टूटे हैं, बल्कि अमेरिका के और यूरोप के और एशियन शेयर मार्केट भी काफ़ी हद तक टूटे हैं, और जिसका मुख्य कारण यही 2 बैंक्स की जो दुर्व्यवस्था है उसकी वजह से है। दूसरा प्रश्न जो एक दिमाग में है, हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट के बाद जिस प्रकार की प्रतिक्रिया भारत सरकार ने दी और जो एक दुविधा उत्पन्न हुई, बीबीसी पे रेड हुई और हिंडनबर्ग की बात हुई, जॉर्ज सोरोस की बात हुई, सिटी बैंक की बात हुई, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की बात हुई और पूरे विश्व में इसकी प्रतिक्रिया हुई, तो शेयर मार्केट में देखिए उतार चढ़ाव जो है वो लाजमी है, ऐसा होता है, वो बहुत बड़ी घटना नहीं है। और न सेबी का काम ये है कि शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव को वो नियंत्रित करने का प्रयास करे। लेकिन जो प्रश्न है लोगों के दिमाग में कि जब इतनी बड़ी घटना को रिपोर्ट कर रहे हैं और विदेशी जो न्यूज़पेपर्स हैं, जो विदेशी वित्तीय संस्थाएं हैं और जो रेगुलेटर्स हैं वो इस पे प्रश्न उठा रहे हैं, तो सेबी इस पे एक्शन क्यों नहीं ले रही है? वो ये क्यों नहीं पता चला रही है कि जो आरोप लगाए गए हैं हिंडनबर्ग रिपोर्ट में कि मॉरिशस में शेल कंपनीज़ हैं, उन्होंने इस पैसे को घुमाकर कंपनियों में लगाया है और शेयर प्राइसेस को मैनिपुलेट किया है, और जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो इस कंपनी में नहीं हैं, इसलिए सारे सेबी के नियमों का उल्लंघन हुआ है। रशियन बैंक से पैसा उठाया गया है और उसमें जो प्लेज शेयर किए गए हैं वो की सूचना स्टॉक एक्सचेंज सेबी को नहीं दी गई है। तो जब अगर प्रश्न उठ रहे हैं तो सेबी ने इसमें कार्रवाई क्यों नहीं की, भारत सरकार ने ईडी की कार्रवाई क्यों नहीं कराई, ये दुविधा का कारण है जिसके लोगों को भारत के रेगुलेटर्स पे थोड़ा प्रश्न चिन्ह लगाने का मौका मिल रहा है। घटनाएं पहले भी हुई हैं, हर्षद मेहता में भी हुई हैं, केतन पारेख में भी हुई हैं, सत्यम रामलिंगा राजू में भी हुई हैं, लेकिन उस समय सरकार ने, सेबी ने और सभी लोगों ने सामूहिक प्रयास करके उन घटनाओं को रेगुलेट करने का प्रयास किया और जो दंडित किया जो दोषी था। लेकिन अगर इतने प्रश्न उठ रहे हैं विश्व के दिमाग में और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, जो कि भारत के इंस्टीट्यूशंस पे एक प्रकार का प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, तो इसकी जांच में क्या आपत्ति है, उसकी वजह से दूसरी एक दुविधा बन गई है और भारत के शेयर मार्केट ने उसमें प्रतिक्रिया दी है और लगातार गिर रहे हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा प्रश्न है वो ये है कि इतने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बावजूद विश्व के सारे देश इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। अमेरिका भी लगातार, फेड जो है वो अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, यूरोप में भी बढ़ रहे हैं, जापान में भी बढ़ रहे हैं, भारत में भी बढ़ रहे हैं। और ये माना जाता है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाते हैं तो लोगों की ईएमआईज़ बढ़ जाती हैं, लोगों की कॉस्ट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से डिमांड कम हो जाती है, मनी सर्कुलेशन कम हो जाता है और जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है और बल्कि महंगाई बढ़ रही है। तो अगर महंगाई बढ़ रही है और इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो रहा है इंटरेस्ट बढ़ाने के बावजूद, इसका माने स्थिति गंभीर है, स्टैगफ्लेशन की स्थिति है। तो जो विश्व के निवेशक हैं वो ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो स्थिति आज पैदा हुई है, बहुत वर्षों के बाद पैदा हुई है, कि एक तरफ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और दूसरी तरफ ग्रोथ कम हो रही है। क्योंकि ग्रोथ कम हो और इन्फ्लेशन कम हो, इंटरेस्ट रेट आप बढ़ा देंगे और इन्फ्लेशन पे असर ना पड़े और ग्रोथ और कम हो जाए तो समस्या और बढ़ेगी, क्योंकि नौकरियां छूटेंगी, युवाओं की नौकरियां कटौती होंगी और जब कटौतियां होंगी उनके हाथ में पैसा और कम हो जाएगा और पैसा कम हो जाएगा तो मार्केट में डिमांड और कम हो जाएगी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ कम हो जाएगी, नौकरियां और छूटेंगी। तो एक प्रकार का कुचक्र है। आप देखिए, मेटा ने निर्णय लिया कि वो लोगों को नौकरी से निकालेगा, अमेज़न ने निर्णय लिया, गूगल ने निर्णय लिया। तो जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, अगर वो ये निर्णय ले रही हैं कि नौकरी से लोगों को छटनी कराएंगे, इसका ये संकेतक है कि मार्केट में डिमांड नहीं है, रिसेशन है, जिसकी वजह से अपने खर्चों पे कमी करने का ये अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां प्रयास कर रही हैं। और अगर ऐसा होगा तो लोगों की परचेजिंग पावर और ज़्यादा कम हो जाएगी, डिमांड मार्केट में और ज़्यादा कम हो जाएगी और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम हो जाएगा। और अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम होगा तो शेयर मार्केट में भी उसका प्रभाव पड़ेगा। तो भारत के संदर्भ में अगर बात की जाए तो शेयर मार्केट का बहुत ज़्यादा महत्व अब इसलिए है, 2004 से पहले जब सरकारी एम्प्लॉइज़ को
पेंशन मिला करती थी, और ये एनपीएस नहीं था, ओपीएस था। तो ओल्ड पेंशन स्कीम में उनको कम से कम बुढ़ापे में रिटायरमेंट के बाद एक पैसा मिल जाया करता था, जिससे वो जीवन यापन कर लेते थे और उनके खर्चे चल जाते थे। अब क्योंकि पेंशन आपने 2004 के बाद जो लोगों ने सरकारी नौकरी ज्वाइन की है, उनको पेंशन तो अब प्रावधान नहीं है, और उनका पैसा जो है आपने न्यू पेंशन स्कीम में लगाया है, जिसमें कि उनका जो योगदान है वो शेयर मार्केट में और डेट मार्केट में हो गया है। तो अगर उनका पैसा शेयर मार्केट और डेट मार्केट में लग गया है और उसमें शेयर मार्केट अगर टूटता है, तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि उनको जो पैसा मिलना था कि वो अपना योगदान करेंगे, सरकार योगदान करेगी, और वो पैसा शेयर मार्केट या डेट मार्केट में जाएगा, वो निवेशित होगा, म्यूचुअल फंड की तरह निवेशित होगा, और क्योंकि शेयर मार्केट बढ़ेगा तो उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन अगर शेयर मार्केट टूटेगा तो उनको नुकसान होगा। तो एक तरफ तो उनको पेंशन नहीं मिलेगी, और दूसरी तरफ जो उन्होंने न्यू पेंशन स्कीम में पैसा लगाया है उसमें भी उतना लाभ नहीं मिलेगा जिसकी अपेक्षा वो करते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है, विश्व के परिवेश में भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है, और भारत के परिवेश में भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि सरकार गहन मंथन करे और ये देखे कि ये जो अडानी का केस है इसकी इंक्वायरी हो, इसकी जांच हो, और अगर जांच में वो दोषी पाए जाते हैं तो उनको दंड मिले, ताकि जो विश्व की संस्थाएं हैं उनका विश्वास भारतवर्ष की और हमारी संस्थाओं पे जमे। और अगर आरोप गलत हैं और अडानी सही हैं तो भी जांच से ही ये बात पता चलेगी, और जिज्ञासा विश्व की ख़त्म होगी, हमारे रेगुलेटर्स पे जो प्रश्न चिन्ह लगे हैं वो भी ख़त्म होंगे और शेयर मार्केट दोबारा उठेगा। लेकिन देखिए, शेयर मार्केट जो चलता है वो कॉन्फिडेंस पे चलता है, वो कंपनी पे भी कॉन्फिडेंस पे चलता है, और जो रेगुलेटर्स होते हैं उस देश के उन पर भी कॉन्फिडेंस जो होता है जनता का, निवेशकों का, उस पर भी चलता है। तो अगर एक प्रश्न चिन्ह उठा है कि भारत की जो रेगुलेटर्स हैं, स्टॉक एक्सचेंज है, आरओसी है, सेबी है, ये अगर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं जबकि इतनी बड़ी घटना विश्व के अनुसार हो रही है और जांच नहीं हो रही है, इसका मतलब ये है कि लोगों के दिमाग में हमारे रेगुलेटर्स के प्रति जो प्रश्न उठ रहा है वो ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि इससे केवल अडानी की कंपनियों पे दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारत की जितनी भी कंपनियां हैं और भारत की जो भी कंपनियां विदेश में जाके पैसा उठाती हैं, चाहे वो डेट से पैसा उठाती हों या फॉरेन करेंसी लोन लेती हों या बॉन्ड से पैसा उठाती हों, या बाहरी जो एफआई हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, या जो एफडीआई इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आता है, उस पर सब पे प्रभाव पड़ेगा। और अगर विदेश से डॉलर का इन्वेस्टमेंट, निवेश भारत के अंदर कम हुआ तो हमारा रुपया और कमज़ोर होगा और उससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था और ज़्यादा खराब होगी। तो जितने लोग भी भारत की शुभचिंतक हैं, जितने लोग भी भारत का भला चाहते हैं, ये सब चाहते हैं कि चाहे निष्कर्ष कुछ भी हो, अभी हम कोई पूर्वानुमान नहीं लगाते कि हिंडनबर्ग सही बात कह रहा है या अडानी ग्रुप सही बात कह रहा है या सेबी सही बात कह रही है, लेकिन एक निष्पक्ष जांच जिसमें सभी पक्षों का एक विवेचना हो जाए, हिंडनबर्ग ने जो भी प्रश्न उठाए हैं उसकी जांच हो जाए, और उसके बाद ये निष्कर्ष निकाला जाए कि हिंडनबर्ग सही कह रहा है। अगर सही कह रहा है तो दंड दिया जाए अडानी को, और हिंडनबर्ग अगर गलत कह रहा है तो इंटरनेशनल कोर्ट पे उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए, और देश की प्रतिष्ठा को गिराने के लिए और देश के निवेशकों का नुकसान करने के लिए उस पर क्रिमिनल कार्रवाई की जाए। लेकिन अगर वो सही कह रहा है तो जांच से नहीं बचना चाहिए, ना तो अडानी जी को बचना चाहिए, ना सरकार को बचना चाहिए, ना जो हमारे रेगुलेटर्स हैं, सेबी है, आरओसी है, स्टॉक एक्सचेंज है, उनको बचना चाहिए। तो एक विस्तृत जांच राष्ट्र हित में है, देश के हित में है, भारत के उन निवेशकों के हित में है जिनका लाखों करोड़ों रुपए पिछले 10-15 दिन में डूबा है, और जिन्होंने अपने जीवन की सारी जमा पूंजी शेयर मार्केट में इस आधार पर लगा दी थी कि हमारे जो रेगुलेटर्स हैं बड़े सशक्त हैं, कॉरपोरेट गवर्नेंस हमारे देश में बहुत अच्छी है और उनका पैसा नहीं डूबेगा। लेकिन अगर ये जांच नहीं होती है, अगर जो अमेरिकन बैंक्स पे कुछ प्रभाव पड़ा है और अमेरिकन प्रेसिडेंट जो कह रहे हैं कि ऐसी कोई दुर्व्यवस्था वहाँ पे नहीं होगी, अगर उनकी बात सही होती है तो बात अलग है। लेकिन अगर वही स्थिति पैदा हुई जो 2007-8 में थी, तो ये विश्व के आर्थिक पटल पर, भारत के आर्थिक पटल पर बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव छोड़ेगी, और जो ये स्टैगफ्लेशन की स्थिति है जहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और ग्रोथ नहीं बढ़ रही है, ये भी बहुत विचारणीय प्रश्न है। और ये सबको विचार, जितने अर्थशास्त्री विश्व के हैं उनको विचार करना होगा कि इन तीनों समस्याओं का समाधान किस प्रकार से निकाला जाए, और जो विश्व के और भारत के निवेशक हैं वो नुकसान न उठाएं,
और रुपया कमज़ोर न हो, जिससे देश की अर्थव्यवस्था खराब न हो। थैंक यू।